नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आंसर है 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.262, 4.50, 3.05। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी 3.262 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पारसेक जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलैटिक सेकंड। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक जो होता है वो 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणा 10 की घात 16 मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक पारसेक का जो मान आता है 3.262 प्रकाश वर्ष आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई जो है बार, नॉट, जूल और ओम, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है बार है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का जो गैर असाई मात्रक है वो है बार। बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नौ संचालकों द्वारा। देखिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनको महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराती हैं और प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, सेंसिटिव तराजू का मतलब ये है कि जिसमें बहुत कम वजन के बढ़ने या घटने पर जो रीडिंग है तराजू की वो घटती या बढ़ती है। तो गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी या घटेगी, या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी है वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो रीडिंग होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ जाएगा। देखिए उस व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन जो है अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु में 1.225 ग्राम वजन होता है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन जो होता है वो 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी होगी क्योंकि वायु का घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो इसका आंसर है बी, पृष्ठ तनाव। देखिए होता क्या है, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव किसी वस्तु का वह गुण होता है कि वह द्रव स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। तो वर्षा की बूंद जो होती है गोल होती है, जिससे कि उसका पृष्ठ जो होता है न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर आती है, इसका कारण क्या है। वायुमंडल में वायु दाब में कमी के कारण, ये ऑप्शन, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वायु दाब में कमी के कारण। होता क्या है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब जो होता है ऊपर को क्रमशः कम होते जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर का स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। चूंकि
ऊपर वायु दाब कम होता है, पेन की स्याही का दाब ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा दाब से पेन की स्याही के पेन से स्याही निकलने लगती है। अगला प्रश्न 7वां, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी का जो आकर्षण है कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर दो प्रकार के बल जो है वो कार्य करते हैं। एक होता है केंद्रीय बल, दूसरा प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त करता है, पृथ्वी की वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि, तो इसके आंसर हैं वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, सी ऑप्शन उनके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। देखिए शीतकाल में क्या होता है, झील की ऊपरी सतह तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और वो बर्फ बन जाती है, लेकिन बर्फ ऊपर जो परत है उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री पर पानी रहता है जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं और सांस ले सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका ताप, दाब, वेग या घनत्व। इसका आंसर है डी, घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो होती है वो गर्मी पाकर गर्म होती है जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर तैरती रहती है, इसी को बादल कहते हैं। तो बादलों का घनत्व कम होता है इसलिए वो ऊपर तैरती है। अगला प्रश्न 10वां, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से, वेग से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी सॉरी बी, तरंग दैर्ध्य से। इसमें ऑप्शन जो है ए के बाद सी आ गया है, इसमें आप ऑप्शन लेंगे ए, बी और ए, बी ऑप्शन तीसरे नंबर पर आ गया, सी तीव्रता से, डी वेग से। तो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए लेकिन आंसर जो है तरंग दैर्ध्य इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ से होता है। विभिन्न विभिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है। रेड रंग का सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया में, पुतली में, परितारिका में, आइरिस में, दृष्टिपटल या रेटिना में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दृष्टिपटल रेटिना में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनुष्य की आंख फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टिपटल या रेटिना इसे फोकस कर देता है जहां पर वस्तु का छोटा लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो चार ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है एग्जैक्ट
36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे सामान्य तौर पर 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा 273 धन 37 यानी कि 310 केल्विन। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां। परम शून्य ताप क्या है? 4 ऑप्शन है। किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका आंसर है बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा जो होती है न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर ऋण 273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। होता क्या है, मिट्टी के घड़ों की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी जो है रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन के लिए अंदर से ऊष्मा जल लेता है ताकि जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न 15वां देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? हमने किसी बोतल में पानी भरा और उसको जमने दे दिया किसी कांच की बोतल में, तो बोतल जमने के बाद टूट जाती है। तो क्यों टूट जाती है, उसका रीजन क्या है? पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में हम पानी भरते हैं, खासकर कांच की बोतल में, तो उसके बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न 16वां। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? 4 ऑप्शन है। ऑर्गन और नियॉन, नाइट्रोजन एवं नियॉन, नियॉन और पारद वाष्प, या डी केवल ऑर्गन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन एवं नियॉन। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, आप जानते हैं, जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियॉन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भरा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, सॉरी। तो नियॉन और पारद इसका सही आंसर होगा। बी आप सही कर लीजिए। बी ऑप्शन जो है तीसरे नंबर पर चढ़ गया है। बी आंसर सही होगा, नियॉन और पारद वाष्प। अगला प्रश्न 17वां। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो सुनारों द्वारा एक्वारेजिया प्रयुक्त किया जाता है, वो कैसे बनता है? 4 ऑप्शन है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये स्वर्ण और प्लेटिनम आदि को, नोबल धातुओं को भी गला देता है। अगला प्रश्न 18वां। दो उदाहरण है, एक विलयन का, इमल्सन का, फेन का, वायु वियल का। तो इसका आंसर है सी, इमल्सन या पायस का। इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसमें भी इसके लिए समान प्रार्थी हैं। सी ऑप्शन, इमल्सन या पायस। दूध है एक, पायस है इमल्सन का उदाहरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल,
सल्फर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन सही है। देखिए क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों को से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, आइसोप्रोटूरॉन, एट्रोजिन, मेलेथियोन। तो इसका सही आंसर ए इथेफॉन है। इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे 20 प्रश्नों की सीरीज थी, विज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।